नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भारत में प्रमुख सुधार आंदोलनों के बारे में। हम सभी जानते हैं कि हमारे MPPSC का प्री का जो सिलेबस है उसके यूनिट 2 में हमें दे रखा है 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रमुख सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन, और मेंस के पेपर 1 की यूनिट 3 में दे रखा है भारतीय पुनर्जागरण, जिसके अंतर्गत ये वाला जो टॉपिक है आता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आपने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठाए हों, चाहे वो सिविल सर्विसेज के हो या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, इस टॉपिक से भी जो है क्वेश्चंस बनते हैं। और ल्यूसेंट में इसके ऊपर एक अलग से शॉर्ट में जो है बड़ा ही प्यारा सा पैराग्राफ दे रखा है, जो कि जनरली हम सभी ने पढ़ा होगा। जैसे तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने करी थी, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी, आत्मी सभा की स्थापना किसने करी थी, या रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किसने करी थी, या उससे संबंधित ईयर पूछ लिया जाता है। जैसे कि हम बात करें MPPSC प्री की, तो हाल ही में इसने क्वेश्चन पूछा था आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है, जो कि आप सभी जानते हैं। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम इस टॉपिक की बात करते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं। लेकिन इसके पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर किसी प्रकार का आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भारत में प्रमुख सुधार आंदोलनों के बारे में, जो कि हमारा मुख्यतः सामाजिक तथा धार्मिक के ऊपर ही बेस्ड रहेगा। हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में सामाजिक स्तर पर जो है कई कुरीतियाँ मौजूद थी, जैसे सती प्रथा, जो है कन्या भ्रूण हत्या, या हम कहें कम उम्र में शादी करना, या छुआछूत करना दलितों के साथ या अनुसूचित जाति जनजातियों के साथ। आप सभी ने शायद इसको आज भी 21वीं सदी में नोटिस किया होगा। उसी प्रकार से कई धार्मिक कुरीतियाँ भी जो है मौजूद थी, जिसका तत्कालीन जो भी आंदोलनकारी आए उन्होंने इस चीज़ का विरोध करा और अपना उदारवादी दृष्टिकोण पेश करके इसमें सुधार की पहल करनी चाहिए, जिससे कि हमारा ह्यूमैनिटी के प्रति जो है एक झुकाव रहे, न कि धार्मिक रूप से रहे। अगर हम बात करें इसी क्रम में सर्वप्रमुख व्यक्ति की, तो राजा राम मोहन राय का नाम जो है सबसे पहले लिया जाना चाहिए। हम सभी जानते हैं राजा राम मोहन राय जो है, इन्हें जो है भारतीय पुनर्जागरण का जो है पिता कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इनके ऊपर हमने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने काफ़ी विस्तार से इनकी चर्चा की है। यहाँ तक कि हमने एकदम क्रम से समझाने की कोशिश करी है सारे पॉइंट को। आप वो देखिए, आई थिंक आपको अच्छा लगेगा। तो इनके बारे में हमने वहाँ पर बात करी कि किस तरीके से इन्होंने पुनर्जागरण की एक लहर लेके आए, सुधार आंदोलन की एक लहर लेके आए। उसके बाद कई लोगों ने अपने अपने धर्म में कई प्रकार के सुधार आंदोलन किए। तो उसी क्रम में हम जो है आज विभिन्न प्रकार के सुधार आंदोलनों की चर्चा करेंगे। और ये वाला जो वीडियो है हमारा बेसिकली 2 या 3 पार्ट्स में आएगा, जिसमें हम इसको बिल्कुल क्रम से यहाँ पर जो है हमारा डेटा आपको कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि नोट्स बनाने में आसानी रहे, प्लस हमें याद बहुत ही आसानी से और जल्दी हो। तो बिल्कुल हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो फटाफट हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और बिना टाइम वेस्ट करे हम अब बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे स्वामी नारायण संप्रदाय के बारे में, जो कि मुख्य रूप से गुजरात में था। और इसके संस्थापक एवं अगर हम कहें से संबंध व्यक्ति कौन थे, तो वो थे स्वामी सहजानंद, जिनका मूल नाम था घनश्याम। और यह आंदोलन तो जो था ये मुख्य रूप से 1781 से 1830 के बीच में जो है प्रभावित था। और इसकी प्रकृति यानी कि इसने किस और जो है ध्यान दिया, तो इसने ईश्वर की अवधारणा में विश्वास को जो है सर्वप्रमुख बताया। जो वैष्णव धर्म में भोगवादी रीति थी उनका विरोध करता था ये, अर्थात पूजा पाठ में जो कॉम्प्लेक्सेशन से जो काफ़ी ज़्यादा क्रम होते हैं उसका ये विरोध करता था। नैतिक आचार संहिता पर जो है इसने मुख्य रूप से जोड़ दिया। तो इस वाले टॉपिक में हमें इतना ही जो है याद रखना है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही जो है इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं अगले आंदोलन की। तो हम बात करते हैं वहाबी आंदोलन, या इसको वली उल्लाह आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है।
इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह एक जो है मुस्लिम आंदोलन है जो मुख्य रूप से 1820 से 1870 के दौरान जो है ज़्यादा प्रभावी रहा। ठीक है, अब यहाँ पर एक व्यक्ति का उल्लेख करना ज़रूरी है जिसको हम बोलते हैं शाह वली उल्लाह, जिसके नाम पर इसको शाह वली उल्लाह आंदोलन भी कहा जाता है, जिनका जो समय था 702 से 62 के बीच में था। इनका एक उदारवादी दृष्टिकोण था और इन्होंने जो भारतीय मुसलमान हैं उनमें जो गिरावट आ रही थी उसके प्रति चिंता प्रकट की। उन्होंने भारतीय मुसलमानों के रीति रिवाज तथा मान्यताओं में व्याप्त जो कुरीतियाँ हैं उसकी ओर जो है ध्यान आकृष्ट किया था। किसने? शाह वली उल्लाह खान ने, जिसको आगे जो है इनके सक्सेसर ने आगे बढ़ाया। तो आपको यहाँ पर स्पेशली याद रखना है कि एक प्रकार का क्या था? मुस्लिम आंदोलन था। और जो मुसलमानों की पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध सर्वप्रथम जो प्रतिक्रिया हुई तो वो किससे के थ्रू हुई? वहाबी आंदोलन के थ्रू ही मानी जाती है। इसके बाद जो है यहाँ पर दो प्रमुख व्यक्ति जुड़ गए जिन्होंने इस आंदोलन को काफ़ी लोकप्रिय बनाया। तो यहाँ पर हम बात करेंगे शाह अब्दुल्ला अजीज़ और सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, शाह अब्दुल्ला अजीज़ और तथा सैयद अहमद बरेलवी। तो इसके बारे में जो है हमें याद रखना है, सैयद अहमद बरेलवी के बारे में स्पेशली याद रखना है। कहीं कहीं पर जब इससे संबंधित व्यक्ति या फाउंडर का नाम पूछा जाता है तो इनका नाम का उल्लेख होता है। अगर हम शाह अब्दुल्ला अजीज़ की बात करें तो इन्होंने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब अर्थात काफिरों के देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया था। जनरली जब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले ये जो आंदोलन था सिख सरकार के खिलाफ था, लेकिन 1849 में जब अंग्रेज़ों ने पंजाब का विलय कर लिया था, हमने आपको बताया था कि किस प्रकार डलहौजी के शासनकाल में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब का विलय कर लिया था और कोहिनूर का हीरा जो है महारानी विक्टोरिया को भेज दिया था। तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध मतलब जब पंजाब का विलय हुआ तो जो ये वहाबी आंदोलन के लोग हैं वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए और 1857 के विद्रोह के दौरान वहाबियों ने ब्रिटिश शासन विरोधी भावनाओं को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहाबी आंदोलन जनरली 1870 तक चलता रहा जब तक कि इसे सैन्य बल द्वारा समाप्त नहीं कर दिया गया। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। सैयद अहमद का यह दल जो है उग्र माना जाता था। उग्र मतलब ये मारकाट में विश्वास करता था और इसका जो प्रमुख केंद्र था वो था पटना। ये चीज़ें इतने फैक्ट हमें इस केस में याद रखने हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आत्मीय सभा के बारे में। अगर हम आत्मीय सभा की बात करें तो हम सब जानते हैं इसका जो स्थापना है 1815 में हुआ था। राजा राम मोहन राय के द्वारा इसका जो है स्थापना किया गया था। कहीं कहीं पर शायद में भी आपको 1814 भी लिखा हुआ मिल जाए। तो 1814-15 का ये मुख्य आंदोलन था। आत्मीय सभा का अर्थ जो है उस समय माना गया था मित्रों की सभा। ठीक है, इसे मित्रों की सभा भी कहा जाता था। आत्मीय सभा को मित्रों का समाज या मित्रों की सभा भी कहा जाता था। तथा इस जो आत्मीय सभा जो आंदोलन था इसने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा की कठोरता, अर्थहीन रीति रिवाज तथा अन्य सामाजिक बुराइयों की जो है बुराई की थी, भर्त्सना की थी और जनरली एक ईश्वर पर जो है इन्हें यकीन किया था। तो और इसकी जो स्थापना है स्पेशली ये भी याद रखना है कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। तो मुख्य रूप से इस आंदोलन के बारे में जो है हमें यही 3 पॉइंट याद रखना है। ठीक है, आत्मीय सभा। चलिए, तो आप वैसे इसको इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, राजा राम तो आत्मा। ठीक है, तो याद रहेगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब अगले आंदोलन की हम बात करते हैं। एकदम हम जो है हाँ, इसके पहले वैसे ये आना था फराजी आंदोलन की हम बात करते हैं। 1815 में जब आत्मीय सभा हो गई तो हम फराजी आंदोलन की बात करते हैं जो कि मुख्यतः 1818 का आंदोलन है। इस आंदोलन की जो शुरुआत है वो किसने की थी? हाजी शरीयत उल्लाह ने। ठीक है, किसने की थी? हाजी शरीयत उल्लाह ने की थी। और इस आंदोलन को फराइदी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका मुख्य जोर जो है इस्लाम धर्म की सच्चाई पर था। इस आंदोलन का कार्य क्षेत्र मुख्यतः कहाँ पर था? तो पूर्वी बंगाल में था, अर्थात वर्तमान का बांग्लादेश। तथा इसका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र की मुस्लिम आबादी को सामाजिक भेदभाव और शोषण से बचाना था।
फिर बाद में इनके पुत्र जो है दुदू मियाँ ने इस आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था और अंग्रेज़ों के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी। हालांकि जब इनका 1862 में जो दुदू मियाँ हैं उनका जो है निधन हो गया, तो उसके बाद ये जो आंदोलन है कमज़ोर पड़ गया। तो फराजी आंदोलन के बारे में भी याद रखना है कि ये भी एक प्रकार का जो है मुस्लिम आंदोलन था, जो कि मुख्य रूप से मुस्लिम धार्मिक आंदोलन था, अर्थात धर्म से संबंधित था, मुस्लिम जनता के हित के लिए, और सामाजिक भी था क्योंकि यहाँ पर सामाजिक भेदभाव को दूर करने की बात कही गई थी। तो आपको फराजी आंदोलन के बारे में भी याद रखना है। चलिए अब 1826 के आंदोलन की हम बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं यंग बंगाल आंदोलन। ठीक है, यंग बंगाल जो आंदोलन है वो जो है 1826 में स्टार्ट हुआ था और मुख्य रूप से 1831 तक, अर्थात 4-5 सालों तक ही चला। इसका जो फाउंडर थे, संस्थापक थे, वो थे एक आंग्ल भारतीय जिनका नाम था हेनरी विलियम डेरोजियो। हेनरी विवियम डेरोजियो, ठीक है, ये इसके जो थे फाउंडर थे, इस आंदोलन के प्रवर्तक, एक प्रमुख नेता थे, और ये जो है मुख्य रूप से फ्रांस की क्रांति से काफ़ी प्रभावित थे। और इन्होंने जो 1826 से 1831 तक है जो हिंदू कॉलेज है उसमें प्राध्यापक के रूप में काम किया था, और इन्होंने ही यंग बंगाल आंदोलन जो है चलाया था, जो कि एक उग्र आंदोलन था। अगर हम बात करें हेनरी विवियम डेरोजियो की, तो इन्होंने इसके अलावा भी कहीं और संगठनों की स्थापना की थी, जिसके बारे में हम अगर बात करें तो उसके नाम है यहाँ पर क्रमशः एकेडमिक एसोसिएशन, सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन, ठीक है, एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, और जैसे जो है इन्होंने कई संगठनों की स्थापना की थी। देन इसके अलावा एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंगहित सभा और डिबेटिंग क्लब का गठन किया था, और एक ईस्ट इंडिया समाचार पत्र था, ईस्ट इंडिया नाम का समाचार पत्र था, जिसका इन्होंने संपादन भी किया था। और इनके आंदोलन को जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, इतिहास में काफ़ी नाम पढ़ते हैं हम इनका आधुनिक भारत में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस आंदोलन को जो है बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक कहा। ठीक है, किसने क्या कहा? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस आंदोलन को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक कहा। चलिए अब यंग बंगाल आंदोलन के बाद हम आ जाते हैं एक प्रमुख आंदोलन पर, जो है ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज। तो हम अगर बात करें तो 1828 में इसकी स्थापना की थी किसने? राजाराम मोहन राय ने। कहाँ पर? तो कलकत्ता में। ये भी जो है कलकत्ता में इसकी स्थापना राजाराम मोहन राय ने की थी। जब राजाराम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी, कब? 1828 में। तब इसको जो है उन्होंने ब्रह्म सभा नाम दिया था। ठीक है, ब्रह्म समाज नाम से वो जो है हमारे बीच में प्रसिद्ध है ये आंदोलन, लेकिन उन्होंने इसे ब्रह्म सभा का नाम दिया था, जो बाद के वर्षों में परिवर्तित होकर ब्रह्म समाज बन गया। ब्रह्म समाज एक्चुअल में क्या करता था? तो ब्रह्म समाज के अनुसार ईश्वर एक है और सभी सद्गुणों का केंद्र व भंडार है, परंतु परमात्मा निर्गुण एवं निराकार है। वह न कभी जन्म लेता न कभी मरता है, अर्थात इसने मूर्ति पूजा का खंडन किया था। और जो बहुदेववाद है, जो हम हिंदू धर्म में प्रचलित है, हम कई देवता को मानते हैं, उस चीज़ का विरोध किया था। बहुपत्नी प्रथा तथा सती प्रथा का विरोध किया था। विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया था। बाल विवाह का विरोध किया था। नैतिकता पर बल दिया था। ऐसे कई सारे जो है ब्रह्म समाज के प्रमुख उद्देश्य रहे थे। इसने छुआछूत, अंधविश्वास और जातिगत भेदभाव का भी जो है विरोध किया था, और बांग्ला एवं अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार को जो है इसने समर्थन दिया था। तो हमें इसके बारे में याद रखना है। राजाराम मोहन राय के बाद जो ब्रह्म समाज में फिर एक सर्वप्रमुख व्यक्ति जुड़ गए 1842 में, जो है महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो 1842 में ब्रह्म समाज से एक व्यक्ति जुड़ जाते हैं जिनको हम कहते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे। देवेंद्रनाथ टैगोर वो इससे जो है जुड़ जाते हैं, और फिर बाद के वर्षों में जो है केशव चंद्र सेन भी ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं और उसके आचार्य नियुक्त हो जाते हैं, और उसके जो उद्देश्य है उसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन 1865 का समय आता है और ब्रह्म समाज जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि केशव चंद्र सेन, यहाँ पर दो व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना है, केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ
देवेंद्रनाथ टैगोर में मतभेद हो जाते हैं। तो केशव चंद्र सेन क्या करते हैं, जो ब्रह्म समाज था इसको छोड़कर, अर्थात इसकी पदवी को मतलब छोड़कर एक 1866 में एक नया सभा का गठन कर लेते हैं, जिसको ये नाम देते हैं भारतीय ब्रह्म समाज या नवविधान ब्रह्म समाज। कौन? केशव चंद्र सेन जो है इसको नाम देते हैं भारतीय ब्रह्म समाज या नवविधान ब्रह्म समाज, और इसके फाउंडर जो है केशव चंद्र सेन है। इसके बाद जो है देवेंद्रनाथ टैगोर के ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अभी यही क्वेश्चन जो है पीएससी में पूछा गया था कि आदि ब्रह्म समाज का जो है गठन या स्थापना किसने किया था, तो इसका सही आंसर है देवेंद्रनाथ टैगोर। लेकिन कहीं बुक पर जो है केशव चंद्र सेन भी शायद मिला हुआ दिखा है, जिसके ऊपर जो है हाई कोर्ट वगैरह का भी इस क्वेश्चन पर जो है अभी हाल ही में एक तथ्य पेश हुआ था, आया था। तो यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम बुक है उसने साफ कहा है कि आदि ब्रह्म समाज की जो स्थापना है देवेंद्रनाथ टैगोर ने की है, और केशव चंद्र जो सेन का समाज था वो था भारतीय ब्रह्म समाज। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है, इसलिए हमने यहाँ पर इसकी ज़्यादा चर्चा कर ली। क्यों? क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर 1878 में एक और घटना होती है। वैसे तो ब्रह्म समाज में जो लड़कियों की विवाह की कम उम्र में विवाह का जो है विरोध भी किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था कि कम उम्र में कन्याओं की विवाह नहीं करना है, लेकिन केशव चंद्र सेन क्या करते हैं, अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कर देते हैं। क्योंकि एक जहाँ से ऑफर मतलब विवाह का प्रस्ताव आता है वो कुछ बिहार के एक राजा होते हैं, तो ये क्या करते हैं, सब भूल जाते हैं, जो उपदेश देते थे भूल जाते हैं, अपनी लड़की का विवाह कर देते हैं, वो भी वैदिक कर्म कांडों के साथ, जिसका केशव चंद्र सेन के कुछ साथी जो है विरोध करते हैं। इसके बाद केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज से भी अलग हो जाते हैं और एक नया स्थापना करते हैं, उसको बोलते हैं साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, तो यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट हमने स्पष्ट करने की कोशिश करी है। साधारण ब्रह्म समाज को कौन स्थापित करते हैं 1878 में, तो केशव चंद्र सेन। फिर बाद में वो जो है अंधकार में खो जाते हैं इतिहास में, फिर इतना ज़्यादा फिर वो नहीं होते, तो यहाँ पर ये काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। चलिए, तो ब्रह्म समाज के बारे में इतना ही। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धर्म सभा के बारे में। अगर हम धर्म सभा की बात करें तो हमें पता है राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी 1828 में कलकत्ता में। तो राजा राम मोहन राय जो थे इनके एक धुर विरोधी माने जाते थे राधाकांत देव। राजा राधाकांत देव जो है इनके धुर विरोधी माने जाते थे, और इसीलिए इन्होंने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का विरोध करने के लिए एक जो है अपना आंदोलन या अपना सभा का गठन किया, जिसका नाम दिया इन्होंने धर्म सभा। किसने? राधाकांत देव ने। तो आप देखे होंगे जैसे कि सती प्रथा का जो है विरोध किया था और उस पर पाबंदी लगाई थी, तो यहाँ पर राधाकांत देव का ये मानना था कि हमारे रीति रिवाजों का जो है इन्होंने खंडन किया है, उस पर आघात किया है, तो ये उनके विरोधी माने जाते थे, उनकी जो विचार थे मुख्य रूप से उसके। तो राधाकांत देव के बारे में याद रखना है कि इन्होंने धर्म सभा की स्थापना की है और 1830 में की है। और जो ये भी है जो है फाइनली अगर हम इसकी बात करें तो कहाँ पर? कलकत्ता में ही कलकत्ता। ठीक है, तो कलकत्ता में ही जो है ये मुख्य रूप से इसका स्थापना की गई थी, और ये जो है हिंदू कट्टरवाद का समर्थन करता था, पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन एवं उसके प्रसार में सहायक था। तो ये धर्म सभा की जो है कुछ मुख्य बातें हैं। चलिए, तो अब अगले आंदोलन की बात करते हैं। हम बात करते हैं तत्वबोधिनी सभा, जो कि 1839 में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। देवेंद्रनाथ टैगोर का भी अपना एक काफ़ी अच्छा व्यक्तित्व रहा है, इनके बारे में भी हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। हमने भी बताया था कि ये भी ब्रह्म समाज से जो है जुड़े थे। तत्वबोधिनी सभा का इन्होंने गठन किया था। बंगाली भाषा में एक पत्रिका तत्वबोधिनी पत्रिका का भी प्रकाशन करती थी, और बाद के वर्षों में दोनों सभाएं जो है जुड़ गई थी। ठीक है, अर्थात ब्रह्म समाज और तत्वबोधिनी सभा का जो है मर्ज हो गया था, और फाइनली जो है एक ही हो गया था। तो इसके बारे में हमें याद रखना है। चलिए, तो तत्वबोधिनी सभा के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की तयूनी आंदोलन के बारे में।
ठीक है, कौन सा आंदोलन? तयूनी आंदोलन। तो यह भी जो है एक मुस्लिम आंदोलन था और मुख्य रूप से जो इसकी स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी? ढाका में 1839 में की गई थी। किसने? करामत अली जौनपुरी के द्वारा। ठीक है, ठीक है, किसके द्वारा? करामत अली जौनपुरी के द्वारा। और ये भी शाह वली उल्लाह की धार्मिक शिक्षाएं को जो है सपोर्ट करती थी। शाह वली उल्लाह की धार्मिक शिक्षाओं का प्रमुख आधार था। शाह वली उल्लाह की अभी हमने जो है हमारे प्रीवियस वीडियो में बात की है, जब हमने जो है वहाबी आंदोलन पढ़ा था। तो शाह वली उल्लाह की धार्मिक शिक्षाओं पर आधार था और इसने फराजी आंदोलन का जो है विरोध किया था। ठीक है, किसका विरोध किया था इसने? फराजी आंदोलन का विरोध किया था। तो ये यहाँ पर याद रखना है कि इसने फराजी आंदोलन का विरोध किया था। तो तयूनी आंदोलन के बारे में इतना ही। अगले आंदोलन की बात करते हैं तो नामधारिया कुका आंदोलन। तो यह आंदोलन जो है मुख्य रूप से 1841 से 71 के बीच में चला था और इसके जो फाउंडर थे वो थे दो भाई थे, भाई बालक सिंह और राम सिंह। ठीक है, ये इसके संस्थापक थे और ये प्रमुख जो है सिख आंदोलन था। सिखों के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के प्रयास किए गए थे। भक्ति एवं शुद्धता पर बल भी दिया गया था और जब अंग्रेज़ों ने गाय हत्या को का जो है प्रमोट किया था तो इसका इन्होंने उस बात का भी विरोध दर्ज किया था। तो नामधारी कुका आंदोलन के बारे में हमें याद रखना है कि ये प्रमुख क्या है? सिख आंदोलन है। तो हम यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि हमने विभिन्न आंदोलन की बात करी जो प्रमुख व्यक्तित्व के द्वारा जो संगठन स्थापित कर रहे हैं हम उनकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो नामधारी कुका आंदोलन के बाद चलिए हम अगले आंदोलन की बात करते हैं, स्टूडेंट लिटरेसी एंड साइंटिफिक सोसाइटी, जिसकी स्थापना जो है 1848 में की गई थी। स्टूडेंट लिटरेरी, ठीक है, तो ये है लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी। तो फाउंडर और इसके संबंधित व्यक्ति यहाँ पर अज्ञात ही है। सामाजिक प्रश्नों पर बहस और विज्ञान को लोकप्रिय बनाने का प्रयास, ये जो है इसका प्रमुख उद्देश्य था। चलिए अगली हम बात करते हैं परमहंस मंडली की। अगर हम परमहंस मंडली की करें तो महाराष्ट्र में 1849 में स्थापित हुआ था मुख्य रूप से। ठीक है, और ये मुख्य रूप से कब जो है स्थापित हुआ था? तो 1849 में स्थापित हुआ था और इसके जो फाउंडर है वो गोपाल हरि देशमुख और दादोबा पांडुरंग। ठीक है, दादोबा पांडुरंग, मेहताजी दुर्गादास तथा अन्य शामिल लोग थे। और इसने मुख्य रूप से क्या? एक ही ईश्वर पर विश्वास को प्रमोट किया था और जाति प्रथा की बुराई को जो है समाप्त करना चाहा था। और इन मंडलियों में क्या किया जाता था कि जो दावतें होती थी उसमें निम्न जाति के लोगों द्वारा खाना बनाया जाता था और उसे मंडली का सदस्य ग्रहण करता था, चाहे वो किसी भी जाति का हो, अर्थात उच्च जाति का ही क्यों ना हो। इस मंडली ने स्त्री शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह की भी वकालत की। बाद में महाराष्ट्र के अनेक स्थानों पे जैसे पूना, सतारा आदि में इन मंडलियों की कई शाखाएं खोली गई। तो परमहंस मंडली के बारे में हमें याद रखना है। अगर हम बात करें गोपाल हरि देशमुख के बारे में, तो गोपाल हरि देशमुख जो है एक नाम से प्रसिद्ध थे, जो हमें याद रखना है, लोकहितवादी। ठीक है, ये लोकहितवादी के नाम से भी प्रसिद्ध थे और महाराष्ट्र के एक प्रमुख समाज सुधारक और तर्कवादी थे। इनफैक्ट कहे कि ब्रिटिश शासन के अधीन एक न्यायाधीश भी रह चुके थे और सामाजिक मुद्दों के कारण ही इनको जो है लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। और इन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका प्रभाकर में लिखते थे। क्यों इन्हें लोकहितवादी कहा जाता था? क्योंकि एक साप्ताहिक पत्रिका थी, ठीक है, प्रभाकर। तो प्रभाकर जो साप्ताहिक पत्रिका थी उसमें इनका कॉलम आता था लोकहितवादी के नाम से, तो इसीलिए इनको गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी भी कहते हैं। और इन्होंने हितेच्छु नामक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की और ज्ञान प्रकाश, हिंदू प्रकाश और लोकहितवादी नामक पीरियोडिकल्स की नींव डालने में अग्रणी भूमिका निभाई। तो यहाँ पर गोपाल हरि देशमुख के बारे में स्पेशल बातें हमें याद रखना है। चलिए अब अगले आंदोलन की हम बात करते हैं। तो पारसी सुधार आंदोलन या रहनुमाई
मजदायन सभा के बारे में जो है हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और मुख्य रूप से ये जो स्थापित हुआ था, कब हुआ था, तो 1851 में जो है मुख्य रूप से स्थापित हुआ था। और इसमें प्रमुख जो व्यक्ति थे वो थे दादा भाई नौरोजी। हम सब जानते हैं वो एक प्रमुख पारसी रहे हैं, इसीलिए दादा भाई नौरोजी ही जो इसके प्रमुख संस्थापक माने जाते हैं। इसके अलावा जो है नौरोजी फरदौन जी, इनका नाम लिखते हैं यहाँ पर, नौरोजी फरदौन जी, के.आर. कामा तथा एस.एस. बंगाली। ठीक है, एस.एस. बंगाली जो है प्रमुख थे। तो पारसी सुधार आंदोलन या रहनुमाई मजदायन सभा के बारे में हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो राधा स्वामी आंदोलन की बात करते हैं। राधा स्वामी आंदोलन मुख्य रूप से 1861 में स्थापित हुआ था और इसकी जो स्थापना की थी आगरा के एक बैंकर थे जिनका नाम था तुलसीराम, और इनका एक और नाम था, इनको शिव दयाल साहब के नाम से भी जाना जाता था। तो 1861 में इन्होंने ही इसकी जो शुरुआत की थी। और इनके भी जो आंदोलन के समर्थक एक ही ईश्वर की सर्वोच्चता में विश्वास करते थे, गुरु की सर्वोच्चता में विश्वास करते थे, सत्संगों का आयोजन एवं सादगीपूर्ण सामाजिक जीवन में जो है आस्था रखते थे। तो राधा स्वामी आंदोलन के बारे में हमें बात मुख्य रूप से याद रखनी है। दोस्तों जो वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसलिए अब हम जो है इसके बाद के जो प्रमुख आंदोलन हैं या प्रमुख जो संगठन हैं जो स्थापित किए गए हैं समाज सुधार के लिए, धार्मिक सुधार के लिए, हम उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे सेकंड वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।